एक बात साफ हो गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। कल से एक कयास लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से नरमी के संकेत मिले थे। तमाम विकल्प और संभावनाओं पर चर्चा करने की बात आई थी। कहा जा रहा था कहीं केजरीवाल का रुख नरम तो नहीं हो रहा है, कहीं केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के लिए तैयार तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन आज केजरीवाल ने न सिर्फ उन संभावनाओं को फिलहाल खारिज किया, बल्कि नाले पे दहला मारा उन्होंने और कांग्रेस और बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेर कर कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने आज एलजी से मुलाकात के बाद 25 मुद्दों की एक लिस्ट की चिट्ठी भेजी है सोनिया गांधी को, कांग्रेस हाईकमान को और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक तरह से कहें कांग्रेस और बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ेगा। केजरीवाल का यही पैतरा है, यही स्ट्रेटजी है कि अब जिन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को घेर रही थी कि आपको हम समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार क्यों नहीं बना रहे, उसी पर पलटवार केजरीवाल ने उन्हीं के अंदाज में किया है कि ये 25 मुद्दे हैं, आप बताओ इन मुद्दों पर आप हमारे साथ हो या नहीं। पहले आप समर्थन का ऐलान करो, इन मुद्दों पर अपना रुख साफ करो, उसके बाद हम बताएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हम अपने मुद्दों को लेकर 200 से 250 मीटिंग दिल्ली में करेंगे, जनता से पूछेंगे। बीजेपी और कांग्रेस से जो सवाल पूछे गए उन सवालों के मद्देनजर कि क्या अब भी हमें सरकार बनानी चाहिए, जनता के पास जाएंगे। एक तरह से देखें अगले 10 दिन दिल्ली में घमासान होना है। 18 तारीख को दिल्ली असेंबली की मियाद पूरी होने जा रही है। मतलब साफ है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के आसार पूरे तौर पर साफ है, क्योंकि केजरीवाल ने बीजेपी के रचनात्मक सहयोग से, कांग्रेस के अनकंडीशनल सपोर्ट से सरकार बनाने से न सिर्फ इनकार किया है, बल्कि उन्हें 25 मांगों के साथ, 25 मुद्दों पर उनके नजरिए साफ करने के साथ उनको चिट्ठी लिखी है, जिसमें खास तौर से बहुत दिलचस्प है। आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि किस ढंग से केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केजरीवाल ने कहा है कि जन लोकपाल, जो लोकपाल हम चाहते थे वही लोकपाल हम दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं, और जब यह लोकपाल पास होगा तो दिल्ली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच ये लोकपाल, लोकायुक्त करेगा। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? नगर निगम में जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच ये लोकपाल करेगा। क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा, कांग्रेस और बिजली कंपनियों के रिश्ते की जांच होगी। क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है? रामलीला मैदान में विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है? ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर कांग्रेस भी असहज होगी, बीजेपी असहज होगी, ये बात केजरीवाल ने पूछी है। एक तरह से बहुत सारी ऐसी बातें पूछी है जिसका जवाब आज हम इंतजार करेंगे कांग्रेस और बीजेपी क्या देती है। लेकिन जरा सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा, उसके बाद बात करेंगे स्टूडियो में मेहमानों से। तो यही बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी को कोई दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है, कांग्रेस को कोई दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। इन लोगों को बेनकाब करने के लिए, दोनों पार्टियों को बेनकाब करने के लिए आज सुबह सुबह हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी की कॉपी आप लोगों को दे दी जाएगी। उन चिट्ठियों में हमने लिखा है, सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी है, शॉट ले लो। हमने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए कहा है। हमने तो आपसे समर्थन मांगा ही नहीं था। आम आदमी पार्टी का जन्म ही बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भ्रष्ट, आपराधिक और सांप्रदायिक राजनीति के कारण हुआ। जब देश का आम आदमी भ्रष्टाचार से करा उठा तो इस देश के आम लोगों ने खुद अपनी पार्टी बनाई और आवाज उठाने का निश्चय किया। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ कैसे हाथ मिला सकती है? फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो हमने इनसे पूछा है कि आज दिल्ली में जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे तो बीजेपी और कांग्रेस ने बनाए हुए हैं, वो सारी समस्याएं तो बीजेपी और कांग्रेस की बनाई हुई हैं। हम तो आम लोग हैं, हमें सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में कोई विधायक बनने के लिए नहीं आए। हम आम आदमी हैं जी, हम त्रस्त आदमी हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार से दुखी लोग हैं। हमारे मुद्दे हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं, और ये सारे मुद्दे हम लोगों ने सोनिया गांधी जी और राजनाथ सिंह जी के पास भेजे हैं। करीब 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं, और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, कि आपको इन मुद्दों पे
आपने सुना केजरीवाल कह रहे थे उन्होंने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। जो चिट्ठी लिखी है केजरीवाल ने, दोनों चिट्ठियां हमारे पास है। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है राजनाथ सिंह को, एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को। 18 मुद्दे इसमें हैं, जिसमें न्याय व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दिल्ली के गांव देहात की बात, व्यापार, उद्योग, बिजली के तेज चलते मीटर, 50% जो बिजली की दरों में कमी, बिजली कंपनियों का ऑडिट, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, जन लोकपाल बिल, दिल्ली में स्वराज, दिल्ली में वीआईपी कल्चर बंद करना, क्योंकि उन्होंने बार बार यह कहा कि हमारे विधायक मंत्री खासतौर से लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं रहेंगे, क्या यह भी मंजूर है बीजेपी और कांग्रेस को। ऐसे तमाम मुद्दों को क्लैरिफाई करने के लिए, उनसे सफाई मांगने के लिए, उनसे नजरिया उनका समझने के लिए ये चिट्ठी लिखी। और इसके साथ ये बात साफ हो गई कि चिट्ठी का जवाब क्या आएगा इसका हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि दिल्ली में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगेगा। 18 तारीख को मियाद पूरी हो रही है। सस्पेंडेड एनिमेशन में कई बार असेंबली होती है जब एलजी को या गवर्नर को लगता है कि वैकल्पिक सरकार बन सकती है। अब यहां मुझे लगता है कि गवर्नर शायद उस उम्मीद में कुछ दिन सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं या नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे हम लीगल एक्सपर्ट से। लेकिन जितनी देर हमने बात समझी, विनोद अग्निहोत्री भी आए, उर्मिलेश, सबसे पहले त्वरित प्रतिक्रिया जिस ढंग से केजरीवाल ने घेराबंदी की रही थी और उसका जवाब। देखिए, घेराबंदी का तो ये है कि जो चक्रव्यूह रचा गया था कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कि ये आम आदमी पार्टी को कहा जाए कि साहब ये सरकार नहीं बना रहे हैं, जवाबदेह नहीं है, गैर जिम्मेदार लोग हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस बीजेपी के इस चक्रव्यूह से ये अभिमन्यु बाहर निकल आया। तो आज उपराज्यपाल के घर से जब वो निकला तो वो चक्रव्यूह टूट गया। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अब जो इतने सारे मुद्दे उसने रख दिए हैं तो 9 मन न तेल होगा न राधा नाचेगी। बिल्कुल साफ है। बिल्कुल भाई, कौन कांग्रेस पार्टी अपने 15 साल के घोटालों की जांच के दौरान के घोटाले अगर हुए हैं, कोई मैं नहीं जानता हुए हैं कि नहीं, ये तो कथित हम कहेंगे आरोप है, तो अगर घोटाले हुए हैं उनकी जांच के लिए कैसे तैयार होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कि हाँ हमारे घोटाले की जांच एग्जैक्टली भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जो घोटाले किए हैं या हुए हैं, अगर हुए हैं तो उनकी जांच के लिए कैसे तैयार होगी। इसके अलावा बिजली कंपनियों के साथ जो वितरण को लेकर लाइसेंस दिया गया था, जो एक प्राइवेटाइजेशन किया गया था, उसको रिव्यू करने के लिए, ऑडिट करने के लिए पहले से ही सरकार तैयार नहीं थी, कैसे तैयार होगी। तो कुल मिलाकर एक वाक्य में अगर कहा जाए तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सोमवार को रिकमेंड कर रहे हैं अगर उपराज्यपाल, तो मैं समझता हूं 18 तारीख या उसके बाद राष्ट्रपति शासन यहां हो जाएगा, उपराज्यपाल उसको शासन करेंगे, आईएएस अधिकारी उनके सलाहकार होंगे। और यह अच्छी बात है कि विधानसभा सस्पेंडेड रहेगी, स्थगित रहेगी, उसको भंग नहीं किया जाएगा, ताकि भविष्य में कुछ दिनों तक अगर गुंजाइश है करने की अगर नहीं तो अजीत, अगर ऐसा नहीं तो मैं समझता हूं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। क्योंकि ये बात सही कही उर्मिलेश ने, जितनी शर्तें हैं, इन शर्तों पर मैं कह रहा हूं रिस्क लेके हम लोग करें। नामुमकिन है कि बीजेपी और कांग्रेस सकारात्मक जवाब दे, और जब ये नामुमकिन है तो ये भी नामुमकिन है कि केजरीवाल यहां सरकार बनाने जाए। इसका मतलब मुमकिन क्या है, जैसा कि उर्मिलेश जी ने इशारा किया, लोकसभा चुनाव के साथ दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो, साथ हो, 10-20 दिन आगे पीछे हो, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने का रास्ता करीब करीब साफ है। राष्ट्रपति शासन 18 तारीख से लगेगा और उसके बाद जब भी जवाब एक दूसरे की तरफ से आएगा, लेकिन रास्ता वही साफ हुआ। संतोष भारतीय आपके पास आऊंगा। विनोद अग्निहोत्री, एक बार संतोष भारतीय रालेगंज सिद्धि से हैं, अन्ना के सहयोगी हैं इन दिनों। संतोष भारतीय जी, अब तो ये साफ हो गया, जो एक तरह से कह सकते हैं, क्या आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है उन पार्टियों के खिलाफ या उन पार्टियों को जनता की नजर में एक्सपोज करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर रही थी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की? जवाब दो पहले, हमारे मुद्दों पर अपना नजरिया साफ करो, फिर हम बताएंगे। अरविंद केजरीवाल से बीजेपी और कांग्रेस को राजनीति सीखनी चाहिए, और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी को अरविंद जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, खासकर शतरंज की चालें कैसे चली जाती हैं। एक मिनट रोकना पड़ेगा, माफ करें, रोकना पड़ेगा। भक्तचरण दास से प्रवक्ता कांग्रेस, उनका रिएक्शन आ रहा है, जरा रिएक्शन सुन लेते हैं। संतोष जी माफ करें, बीच में रोकना। भक्तचरण दास सुनते हैं क्या करें। जिम्मेदारी बनता है, जिन बिंदुओं पर आपने चुनाव लड़ा है उसको पूरा करने का समय आप पार्टी को मिल रहा है। अगर वो सरकार बनाते हैं, हमें तो समर्थन सरकार में ज्वाइन करना नहीं है, हम तो कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, एक संवैधानिक आवश्यकता का पूर्ति कर रहे हैं। जनता का ऊपर जो फिर से चुनाव होने से जो बोझ होगा, राष्ट्रीय कोष जो खर्च होगा चुनाव की प्रणाली में, और जितने फिर से पॉलिटिकल पार्टी खर्च करके ले धो करके सारा पैसा जनता का है। जनता का ऊपर बोझ, जहां इन्फ्लेशन है, जहां आर्थिक
ग्लोबल जो डाउन ट्रेंड सिचुएशन है, पूरे विश्व की आर्थिक दयनीय परिस्थिति में भारत में जिसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे समय में जो लोग जनता की बात कर रहे हैं, उनका कर्तव्य को उनको निभाने की समय है। और इसमें उतावले का हम नहीं हो रहे हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिम्मेदारी जनता का पूर्ति करने का अगर आप पार्टी प्रयास करे, आज पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि आसान बोलना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदारी निभाने के लिए आदमी को और राजनीतिक दलों को मजबूती से पेश होना पड़ता है। लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ले नहीं रहे हैं। नहीं तो हम तो उनको थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हम आप पार्टी को या केजरीवाल जी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो चुनाव प्रक्रिया हमारी देश में है, और जो संवैधानिक पूर्ति अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो संभव है, तो उनकी मर्जी से थोड़ी चलेगा। संविधान, सरकार, जनता का अपनी अपनी स्वरूप होता है, जैसे व्यक्ति चाहे। बलवीर पुंज, बीजेपी नेता बलवीर पुंज क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री, माफ करें, बीजेपी नेता बलवीर पुंज। ले दे के आपने 28-29 सीट दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत ली, और आप पूरे देश का एजेंडा तय करोगे। इतना एरोगेंस जो है वो पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में चलता नहीं है। और उनको अपना समझना चाहिए कि वो कोई देश के भाग्य विधाता नहीं है, कि वो अन्ना से भी लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे दलों को आदेश देते हैं कि मैं ये कहता हूँ ये करो, मैं तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं वो करूंगा। अरे सरकार बनानी है, बनाइए, और जो आपने वायदे किए हैं उन पे पूरा खरे उतर के दिखाइए लोगों को। सुना आपने बलवीर पुंज को और भक्तचरण दास, कांग्रेस नेता को। भक्तचरण दास ने कहा जनता के प्रति कर्तव्य निभाने की सलाह दी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, और यह भी कहा कि हम आप पार्टी और केजरीवाल को समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है, सरकार जरूरत होती है, कई बार जनता चुनाव में ना जाए इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तल्खी ज्यादा बीजेपी की तरफ से आई। बीजेपी ने कहा कि ये एरोगेंस है केजरीवाल पार्टी का, वो देश के भाग्य विधाता नहीं है, कभी अन्ना से लड़ते हैं। और एक चीज और उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी को आदेश दे रहे हैं, मतलब दोनों का गुस्सा करीब करीब कॉमन है। गुस्से के मामले में अगर निशाना साधना है तो दोनों का कॉमन निशाना है केजरीवाल, और हमें आदेश मत दीजिए कि हम क्या करें न करें, क्योंकि केजरीवाल ने 18 मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस से उनका नजरिया साफ करने को कहा है। वो मुद्दे जो एक तरह से सांप छुछुंदर जैसी है, निगले तो गए, न निगले तो गए, न निगलते बने न उगलते बने जैसे मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने सामने छोड़ दिए दोनों पार्टियों के। चिट्ठी के शक्ल में चिट्ठियां हमारे पास है। संतोष जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री के पास आएंगे। क्या यह अरविंद केजरीवाल का एरोगेंस है जो बलवीर पुंज ने कहा भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कभी अन्ना से लड़ते हैं, अब कांग्रेस बीजेपी को आदेश देते हैं। आप सहमत हैं इससे? अजीत जी, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बीजेपी और कांग्रेस यही कर रही है। अरविंद जी ने 25 मुद्दों का खत दोनों को लिखा है। इन्हें कह देना चाहिए कि इन 5 मुद्दों पे हम आपसे सहमत हैं, 7 मुद्दों पे सहमत हैं, 10 मुद्दों पे सहमत हैं। जिन पे सहमत होंगे तब अरविंद केजरीवाल के सामने ये चैलेंज आएगा कि ये 5 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कॉमनली सहमत है, चलो इनको लागू करते हैं, उसके बाद बाकी मुद्दों पे बात करेंगे, चुनाव में जाएंगे। लेकिन आप अरविंद जी के ऊपर इस समय हमला करना, अरविंद अपनी वादे के हिसाब से, सियासत के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन संतोष जी, मुझे लगता है आपका स्टैंड थोड़ा साफ नहीं हो रहा। एक तरफ अन्ना हजारे इतने नाराज होते हैं कि वहां नाराजगी जताते हैं, और वीके सिंह उनके मत से कहते हैं अलग अलग गुट बनाने की बजाय एक साथ लड़ने की जरूरत है। अन्ना हजारे जन लोकपाल और लोकायुक्त को डिफ्रेंशिएट करते हुए नाराजगी जताते हैं। कल अन्ना हजारे की मौजूदगी में, बल्कि अन्ना हजारे ने फटकार के गांव से बाहर कर दिया गोपाल राय जो केजरीवाल के खास है। आप अभी अरविंद के साथ हैं, आप भी लगता है तय नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि कामयाबी दिल्ली में मिली है, इसलिए बीच का द्वंद्व तो नहीं है संतोष जी? अन्ना जी नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा मैं अन्ना जी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने शुरू में कहा कि मैं ये अपनी बात रख रहा हूं। संतोष भारती एक अखबार के संपादक हैं, पत्रकार हैं, मैं अपनी राय रख रहा हूं। अगर आप मुझे यहाँ अन्ना हजारे जी की राय जानने के लिए बुला रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ
नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मैं जानता था ये गलतफहमी होगी और आप उस गलतफहमी को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा, संतोष जी, मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी तस्वीर अन्ना हजारे के साथ दिख रही है, आप उनके साथ हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप अपनी अपनी सफाई में अपनी बात कर दी, काफी है जी। मेरी तस्वीर हर उस आदमी के साथ दिखाई देगी जो मेरे पत्रकारीय जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात यहाँ पर कहूँ। उनकी बात आपके लोग शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना जी से पूछ सकते हैं। चलिए संतोष जी, यहाँ पर मैं अपनी बात कहूँगा। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। विनोद अग्निहोत्री, कुंदन सिंह आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले एक बार संक्षिप्त कुंदन सिंह ये बता दें, क्या वहां से अरविंद केजरीवाल के सब लोग जा चुके, मामला वहां खत्म हो गया? मान लें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 18 तारीख से लगेगा। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के जो नेता थे, जिनके साथ जो कुछ समर्थक भी आए थे, वो जा चुके हैं ऑलरेडी, और करीब करीब ये तय हो गया है कि जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल ने आज बाउंसर मारा, लगभग तय है। हालांकि एलजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब एक बार आपका मन बन जाए, जब आप सहमत हो जाए तो आ सकता है। मतलब साफ है कि सस्पेंडेड मोड में रहेगा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश शायद न की जाए, एक डेडलाइन और तय कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर इन मुद्दों पे अगर कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन भी आ जाता है, इसके बाद रेफरेंडम की बात की है कि उन मुद्दों को लेके दिल्ली के करीब 250 रैलियां करेंगे। मतलब साफ है कि ये मुद्दे जीवित है और मुद्दों पे राजनीति आगे भी होनी है, और कम से कम जब तक अगला विधानसभा चुनाव की तारीख मुकर्रर नहीं की जाती या लोकसभा चुनाव में इस तरह के राजनीति होती रहेगी। कुंदन, मैं समझ गया आपकी बात। कुंदन, मैं आपकी बात समझ गया। दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। 18 तारीख से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा। अब सवाल उठता है, असेंबली कई बार सस्पेंडेड एनिमेशन में नहीं होती है क्योंकि विकल्प की तलाश होती है। यहां चूंकि विकल्प की तलाश एक दिख रही है, जब तक पूरी तरह से साफ न हो जाए कि यह सरकार नहीं बनेगी, केजरीवाल साफ साफ नहीं कह देते एलजी को कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक एलजी विकल्प खुले रख सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक कहने की बात है, औपचारिकता है। मान यही ले कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे। विनोद अग्निहोत्री, संक्षिप्त टिप्पणी। मान तो ले कि चुनाव होगा, ये सिर्फ एक कहने की बात है, क्योंकि 10 दिन 8 दिन इसमें लगेगा, इसलिए एक औपचारिकता भर है। देखिए, 4 महीने बाद 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल उस पर बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं उनकी पार्टी। तो निश्चित रूप से अगर वो कांग्रेस के साथ जाके सरकार बना लेते, जो आज की स्थिति है, तो पहला सवाल तो ये उठता कि दिल्ली में क्या करते कि 7 लोकसभा सीटों पर वो कांग्रेस का समर्थन करते या मिलजुल के लड़ते। पहला नैतिक सवाल तो ये आता। इसके अलावा जिन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में गए थे और जो आज उन्होंने 17 मुद्दे 18 मुद्दों की चिट्ठी लिखी है, वो मुद्दे उन्होंने कांग्रेस के सामने, भाजपा के सामने रख दिए हैं। अब ये स्थिति जो बन रही है राष्ट्रपति शासन की, देखिए यहां पर क्या है कि ये स्थिति बीजेपी को माकूल लग रही है। भाजपा को लगता है कि जब लोकसभा के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा आप विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन नहीं रख सकते, आपको चुनाव कराने पड़ेंगे चुनाव आयोग को। तो उसमें जो है इनको ये लगेगा कि किस तरह से ये स्थिति बने। भाजपा को ये लग रहा है, जो बलबीर पुंज का एरोगेंस या उनकी सख्ती या तलखी देख रहे थे, वो ये थी कि वो अब लड़ाई कांग्रेस से नहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उससे लड़ेंगे। इसीलिए भाजपा ने एक नीति तय की है कि आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखो, लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी हो, और जिससे बीजेपी का वोट कंसोलिडेटेड हो और कांग्रेस का जो वोट, जो 8 विधायक जीते हैं, वो भी बीजेपी की तरफ आए और बीजेपी